नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो चलिए उन खबरों पर नजर डालते हैं। मॉस्को पहुंचा तीसरा डेलीगेशन। इंडो नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश। राम मंदिर के प्रथम तल पर आज राम दरबार की होगी स्थापना। मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी और ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रोका विदेशी छात्रों का दाखिला। तो देखिए, ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज का एजेंडा में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए एक बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत डीएमके सांसद कोनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में कल गुरुवार को तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ था, जो देर रात मॉस्को पहुंच चुका है। ये प्रतिनिधिमंडल रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा करेगा और भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन रवैये को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करेगा। इससे पहले 2 अन्य प्रतिनिधिमंडल जापान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दौरे पर निकल चुके हैं। इन तीनों समूहों को मिलाकर कुल 7 प्रतिनिधिमंडल 21 मई से 5 जून 2025 तक 33 देशों का दौरा करेंगे। इनका उद्देश्य पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करना और उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना है। इन सभी में कुल 59 सदस्य शामिल हैं, जिसमें सांसद, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राजनयिक भी हैं। तो देखिए, तीसरा जो डेलीगेशन है वो मॉस्को के लिए रवाना हो चुका है। Just to apprise the world, today it's India, tomorrow it could be you also. So don't be a fence sitter. Fight against terrorism for everyone. We are facing it in the country. As he showed you the photograph, the horrific attack in Mumbai in 2008, where 2 Japanese nationals also killed. We have live catch Kasab, the Pakistani national. He admitted his crime. रसिया हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है। और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। Just to apprise the world, today it's India, tomorrow तो देखिए, पाकिस्तान का जो आतंकवाद प्रेम है उसको उजागर करने के लिए भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अब विदेश यात्रा पे पहुंच चुका है। तो देखिए, जो पहला डेलीगेशन था वो उसका जो नेतृत्व है वो संजय कुमार झा ने किया था। इस प्रतिनिधि मंडल में जापान थे और अन्य देश थे। दूसरा जो डेलीगेशन है उसे श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद ने किया था। ये प्रतिनिधि मंडल इस समय यूएई में है। यूएई के बाद लाइबेरिया जाएगा और अन्य देशों में जाएगा। तीसरा जो प्रतिनिधि मंडल है जो कल कोनिमोझी द्वारा नेतृत्व हुआ है, ये मॉस्को निकल गया। उसके बाद वो रूस और स्लोवेकिया भी जाएगा। चौथा जो प्रतिनिधि मंडल है वो तो ये कुछ 3 प्रतिनिधि मंडल हमने अभी आपको दिखाए हैं जो अभी रवाना हो चुके हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विजय जी, देखिए, पाकिस्तान का जो आतंकवाद प्रेम है उसको उजागर करने के लिए जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है वो अब विदेश यात्रा कर रहा है और विदेश जाकर पाकिस्तान का जो आतंकवाद प्रेम है और पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबे जो कर रहा है और उसने जिस तरह से भारत पर हमला किया उस बात को भी रख रहा है। ये जो भारत ने डिप्लोमेटिक रुख अपनाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी बात को इंटरनेशनल फोरम पे रखें। और इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके डेलीगेशन अलग अलग कंट्रियों में जा रहे हैं जी। इससे देश की एकजुटता दिखाई देती है और ये भी दिखाई देती है कि सत्ता और विपक्ष एक साथ है राष्ट्रीय मुद्दों पर। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी भेजकर और उसमें उनकी सेना का एक कमांडो भी था, ऐसा पता चला है,
जिस तरह से मासूम टूरिस्टों को उन्होंने मरवाया था, उसके बाद तो भारत ने बदला लिया। उनके टेररिस्ट जितने 9 अड्डे थे उन पे मिसाइल अटैक करके बर्बाद किया, मिट्टी में मिला दिया उनको। और बाद में थोड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, उसे भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके न सिर्फ हवाई अड्डों को जो सेना के इस्तेमाल में आते हैं, बल्कि उनका जो न्यूक्लियर सेंटर है जहां पे वो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने एटम बम रखे हैं, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी मिसाइलें गिरा के बता दिया गया कि कुछ भी हरकत करेंगे तो बहुत ही बुरा आपके लिए होगा। अब पूरे दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान की गतिविधियां किस तरीके की हैं, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तभी सामने वाले की ओपिनियन बन पाती है कि वास्तव में उस कंट्री को लेकर उन्हें क्या करना है। पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से अलग थलग पड़ा हुआ है और वो सबसे बड़ा निर्यातक है टेररिज्म का, चाहे अमेरिका के 9/11 का मामला हो या फिर दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कोई न कोई पाकिस्तानी लिंक जरूर उसमें रहता है। और यही बात भारत लगातार इंटरनेशनल फोरम पे कह रहा है और पाकिस्तान को एफटीए के जरिए उसके जो फंडिंग जो टेररिस्ट फंडिंग करता था उसकी वजह से उस पर बैन भी लगाया गया। और अभी भी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया के देश इस बात को समझेंगे कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उन्हें फंडिंग कर रहा है, तो पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से भारत अपनी बात विश्व पटल पर रख रहा है, देखिए अपने मित्र देशों के पास भी जा रहा है, जब फिर चाहे वो मॉस्को हो गया, रशिया हो गया, वहां पर भी वो अपनी बात रख रहा है। रशिया की अगर हम बात करें तो वो उसका मित्र देश हम कह सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत अपनी बात रख रहा है, क्या पाकिस्तान को एफएटीएफ या यूएनएससी में भी ब्लैकलिस्ट करने में मदद मिलेगी? निश्चित तौर पे मॉस्को रसिया की राजधानी है और वहां डेलीगेशन पहुंच चुका है। कनिमोझी उसके लीडर हैं। रूस के साथ भारत के बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत के विकास में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान किया है। शुरुआती जो स्टील के प्लांट लगे उसमें रूस ने सपोर्ट किया और भी तमाम चीजों में, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत रूस ने लगातार भारत का सपोर्ट किया। और भारत और रूस के साथ एक डिफेंस ट्रीटी भी है जो 71-72 में साइन किया था। जिस समय बांग्लादेश को आजाद कराया था भारत ने, उस समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, तो रूस ने भी अपना पोत वहां भेज दिया था, विध्वंसक पोत वहां भेज दिया था कि भाई कोई अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। तो इस ऐतिहासिक रिश्ते की जड़ें और मजबूत हो रही हैं और अभी भी भारत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप देखिए बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं इस तरह से जिस तरह से भारत अपनी बात विश्व पटल पर रख रहा है, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए खतरा भी और मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत अपनी बात और आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रख रहा है वो कहीं ना कहीं दूर तक जाएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ करने की कोशिश का इनपुट मिलने के बाद सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस इनपुट के बाद बहराइच में इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों के अलावा वाहनों की भी सघन तलाशी की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर खुली सीमा का उपयोग करीब 35,000 लोग करते हैं। एसएसबी के 42वीं वाहनी कंपनी कमांडेंट गंगा सिंह ने बताया कि इनपुट मिलने के बाद सघन चेकिंग अभियान के साथ समस्त कागजात, आधार आदि की विधिवत जांच करके और जमा तलाशी के बाद ही बॉर्डर पर आवागमन करने दिया जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए नेपाल के रास्ते से भारत में तो लगातार घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते ही थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखला गया है। इस तरह की जो घुसपैठी हरकतें हो रही है, अब देखिए एसएसबी कमांडेंट ने भी कह दिया कि जितने भी लोग आएंगे जाएंगे उनकी सघन चेकिंग की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है और कैसे देखते हैं आप इसे? जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार लगभग 37 संदिग्ध जो है उनके घुसने की आशंका जो है बताई जा रही है। 560 किलोमीटर लखीमपुर से लेकर के और बहराइच होते हुए ये सीमा नेपाल से सटी हुई है, जो एक खुली हुई सीमा है। और इस सीमा पर अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं
तो आपको याद होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सारे ऐसे अवैध निर्माण को ढहाया था और संदिग्धों की पहचान शुरू की थी, क्योंकि आशंकाएं पहले से ही थी। यहाँ से संदिग्धों की घुसपैठ लगातार होती रही है, यहाँ तक कि लश्कर ए तैयबा का डिप्टी कमांडेंट भी जो है यहीं से घुस करके अंदर भारत में प्रवेश किया था। और जो खुफिया सूचना है, उस सूचना के आधार पर अयोध्या, काशी और मथुरा कहीं न कहीं तीनों को जो है टारगेट बनाने की आतंकियों की साजिश है। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, अभी कुछ दिन पहले तो पहलगाम इस तरीके से धर्म पूछ करके लोगों की हत्या की गई थी। तो प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके भारत को पूरी तरह से एक गृह युद्ध में फंसाने का कहीं न कहीं ये पाक एजेंसी और जो इनके जासूस हैं या फिर ISI है, इनकी एक चाल रहती है। और यही कारण है कि इस पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है। और ये अभी 3 जून से लेकर के 5 जून तक अयोध्या में जो है भगवान राम का जो है द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। उस समारोह के चलते अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहराइच में भी पिछले साल दंगा हुआ था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था, उसको देखते हुए प्रशासन ने सालार महमूद गाजी के मेले के लिए अनुमति नहीं दी थी। और यही कारण है कि पूरी तरह से लगभग 1500 SSB के जवान लगातार जो है पूरी सीमा पर गश्त कर रहे हैं। ग्रामीणों को ड्रोन उड़ा करके दिखाया जा रहा है और उनको सूचित किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज दिखाई देती है तो वो पुलिस को सूचित करें। जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर बारीक नजर रखी जा रही है, उनके सामानों का स्कैन किया जा रहा है, इसके साथ जो कागजात हैं उसको भी जांचा परखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती के रूप में है कि जो लोग घुसे हुए हैं वो अपने कहीं किसी कार्य में सफल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, अब सीमा सुरक्षा को लेकर SSB के जवान भी सघन चेकिंग करें और किसी भी घुसपैठी को भारत में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारी चल रही है। आगामी 3 जून से शुरू होने वाले समारोह में राम दरबार सहित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम दरबार में भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां प्रमुख हैं। राम मंदिर परिसर में नवनिर्मित अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी इस अवसर पर की जाएगी। इसी कड़ी में आज राम दरबार की मूर्तियां प्रथम तल में बने मंदिर में स्थापित की जाएंगी। ये मूर्तियां जयपुर से मंगवाए गए विशेष सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। बता दें कि 3 जून से राम मंदिर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा। उससे पहले 30 मई से पहले शेष अवतार मंदिर में भी लक्ष्मण जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। इसी के साथ भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज स्थिति का जायजा भी लेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, आज देखिए अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की जो मूर्तियां हैं उसकी स्थापना की जाएंगी, कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है कि अब राम मंदिर का जो तैयारी है वो अपने समापन की ओर बढ़ रही है? देखिए, भगवान राम के जो बाल्यकाल का चित्र था, जो प्रतिमा थी, वो नीचे स्थापित हो गई थी, लेकिन भगवान राम को राजा राम के रूप में भी लोग जानते हैं और जो अयोध्या है वो राजधानी थी और वहाँ राजा के रूप में भी स्थापित। हालांकि अयोध्या में कई स्थान ऐसे हैं, कहीं बाल्यकाल के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं वो दामाद के रूप में पूजे जाते हैं और कहीं वो राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग परंपराओं से उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जहाँ भगवान राम जी का जो मूल स्थान है, वहाँ जहाँ प्रतिमा नीचे लगी है, उसके पहले फ्लोर पर जाके भगवान रामचंद्र जी का पूरा दरबार की जो प्रतिमा है वो बन करके राजस्थान से आ गई है। वो आज प्रतिमा वहाँ पहुँच जाएगी मंदिर के उस फ्लोर पर जहाँ स्थापित की जानी है। उसमें भगवान राम जी का है, माँ सीता जी का है, लक्ष्मण जी का है और हनुमान जी भी उस प्रतिमा में है जिसको स्थापित किया जाएगा। तो ये 3 से 5 तक जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो चलेगा। लक्ष्मण जी की मूर्ति है, जटायु जी का जो टीला है उसमें मूर्ति लगनी है। तो इस तरीके से जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में मूर्तियां लगाई जा रही हैं। कुछ की आ गई है और कुछ की आ रही हैं।
3 से 5 तारीख तक ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 6 तारीख से श्रद्धालुओं के लिए ये दर्शन के लिए जो मूर्तियां हैं वो खोल दी जाएंगी, लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। बेसिकली जो भगवान राम जी का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, राम के साथ जो संस्कृति पूरी चलती है, अगर उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है तो अयोध्या को बचाए रखना है, अयोध्या के उस मंदिर को बचाए रखना है। भगवान राम की जब मूर्तियां वहां स्थापित होती, लोग वहां जाते हैं तो उनके संस्कार लेकर आते हैं। तो अगर आप अपनी संस्कृति से विमुख होगे तो उसका नुकसान होगा समाज को। तो ये मंदिर धीरे धीरे अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है, पूरी मूर्तियां लग जाएंगी तो जो श्रद्धालु जाएगा उसको मंदिर में लंबे वक्त तक रुकने का अवसर मिलेगा और राम की पूरी कथा को जानने का अवसर मिलेगा। बरखा बिल्कुल रामीन जी, और देखा जाए तो जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में पर्यटन की दृष्टि से बहुत इजाफा हुआ है। अब इसके बाद से पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ और हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे जैसे मंदिर पूर्णता को प्राप्त होगा, श्रद्धालु बढ़ेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे। आप देखिए कि जो 2000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन नहीं ली जा रही थी अयोध्या की, वो अब 6000 रुपये स्क्वायर फीट नहीं मिल रही है। तमाम बड़े होटल वहाँ निवेश कर रहे हैं, तमाम पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। गोमती का वो सरयू का किनारा पूरा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में भीड़ है, चाहे आप हनुमान गढ़ी चले जाइए, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे माँ काली का जो भगवान राम जी के पूजा करते थे भगवान राम जी वहाँ, तो वो सारे मंदिरों में पूरे श्रद्धालु और पर्यटक भरे रहते हैं। अब वो अयोध्या नहीं रही कि जो सोनी से अयोध्या दिखती थी। जिन सरकारों ने उसको नेपथ्य में फेंक रखा था, उनको शायद लग रहा होगा कि पर्यटन भी एक बड़ा उद्योग है। अगर पर्यटन के इस उद्योग को उन्होंने बढ़ाया होता तो उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की स्थिति कुछ और होती अब तक। लेकिन वो भगवान राम को छूने से डर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है उससे कहीं नुकसान न हो उसका। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से वहाँ किया है, योगी ने स्वयं रुचि ली है, प्रधानमंत्री ने मूर्ति स्थापना में और पूरे मंदिर में रुचि ली है, तो अब पर्यटन दिख रहा है। वहाँ का जो पर्यटन व्यवसाय जबरदस्त है, उसका यूपी की पूरी यूपी को फायदा मिलेगा। पूरा जो सर्किट बन रहा है वो राम सर्किट, और जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, राम जी के यहाँ जा रहे हैं, तो इस तरीके से तमाम चीजें काम हो। बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। माना जा रहा है यूनुस के इस फैसले के पीछे बैकग्राउंड में 2 घटनाएं हैं। पहली 22 मई को अंतरिम सरकार के खिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का विरोध प्रदर्शन, और दूसरी घटना 21 मई को सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान द्वारा दी गई कड़ी चेतावनी मानी जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने साफ कहा है कि ऐसे हालात में वो काम नहीं करना चाहते हैं। इस बीच कुछ बांग्लादेश के कुछ छात्र नेता युवाओं और इस्लामवादियों को ढाका में लामबंद कर रहे हैं ताकि अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सके और सेना छावनी तक मार्च किया जा सके। बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने अपनी चेतावनी में कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को दिसंबर तक चुनाव कराने होंगे। इसके बाद ये पहला मौका था जब बीएनपी ने अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीएन भट्ट जुड़ चुके हैं। वीएन भट्ट जी, देखिए जिस तरह से बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, इसका असर कैसे देख रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? मोहम्मद यूनुस साहब को 10 महीने पूरे हो रहे हैं सत्ता में आए हुए। वो अगस्त 2024 में शेख हसीना वाजिद की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके उनको अमेरिकी इशारे पर मुख्य चीफ एडवाइजर बनाया गया था। हालांकि बांग्लादेश के संविधान में इस तरह का कोई पद का प्रावधान नहीं है, फिर भी वो इस पद पे बने हुए हैं। और उन्होंने पिछले 10 महीनों में एक बार भी इस बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है कि वो बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंप देना चाहते हैं। और इस बीच खासकर पिछले 3 महीनों में उनके भारत से संबंध लगातार खराब हुए हैं। बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस की ओर से लगातार भड़काऊ बयान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश तो बंगाल की खाड़ी का गार्जियन है। उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राष्ट्र तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। अरे लैंडलॉक्ड स्टेट है तो भी है तो भारत का हिस्सा। और उन्होंने चाइना को न्योता दिया कि आइए आप हमारे इन्वेस्ट कीजिए और नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड करके इकोनॉमी का लाभ उठाइए। उन्होंने लगातार जो है भारत के चिकन नेक को लेकर के
उन्होंने प्रोवोकेटिव बयान दिए। जो एक 20 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो गलियारा है जो सिलीगुड़ी से होकर के पूरे उत्तर पूर्व को भारत से जोड़ता है, उसको काटने के भी जो है संकेत आए बांग्लादेश की ओर से कि अगर इसे काट दिया जाए तो ये भारत से टूट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई की है और भारतीय सेना ने बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑपरेशन तीसरा प्रहार के नाम की भारतीय सेना ने एक्सरसाइज भी की है। भारत ने जो भी बांग्लादेश से भारत को जो आयात होता था उसको लैंड बॉर्डर से आयात बंद कर दिया है। अब बांग्लादेश को जो भी भारत भेजना है वो चटगांव पोर्ट से कलकत्ता और बंबई समुद्री रास्ते से भेजे। इससे बांग्लादेश के एक्सपोर्टर को बहुत नुकसान हुआ है, इससे भी वहां अस्थिरता बढ़ी है। तो मोहम्मद यूनुस जो है अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं और इस दौर में एक दिन भी हिंदुओं पर होने वाला जो अत्याचार है और जो जेनोसाइड है वो कम नहीं हुआ, वो जुल्म अभी भी जारी है। तो मोहम्मद यूनुस ने वहां की राजनीतिक स्थिति में किसी भी किस्म की स्थिरता देने के बजाय अपनी सत्ता को बनाए रखना और जो उनके आका हैं, जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जिनके बल पर वो सत्ता में आए हैं, उनके इशारों पे वो चल रहे हैं और चीन को ज्यादा से ज्यादा जगह देने, बांग्लादेश की राजनीति में दखल बढ़ाने का उनका पूरा प्रयास रहा है। तो इसको बांग्लादेश की आर्मी ने पसंद नहीं किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो अब तक खामोश थी वो भी सड़क पर उतर आई है। ढाका साउथ नगर निगम के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने वहां पे बीएनपी के उम्मीदवार को मेयर निर्वाचित नहीं होने दिया। आज से 2 महीने पहले भी बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा का बयान आया था कि भारत की देश में अस्थिरता बढ़ रही है, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इससे पहले हालत खराब हो, मामले को देखा जाए। अभी उन्होंने 2 दिन पहले फिर मुलाकात की है मोहम्मद यूनुस के साथ और उनको बताया है। भारत सरकार की ओर से भी उनको चेताया गया था कि ये इस तरह के जो बयान आप देते हैं कि बे ऑफ बंगाल के हम गार्जियन हैं। बिल्कुल भज्जी, कहीं ना कहीं देखा जाए मोहम्मद यूनुस अपने ही राजनीति में लगे हुए थे और देखा जाए तो बांग्लादेश में इस समय जो राजनीतिक अस्थिरता है वो हमें देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ अभी बनी रहिएगा अगली खबर पर भी। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ट्रंप सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है। खबर है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेश छात्रों को फिलहाल दाखिला नहीं मिल सकेगा। इसके लिए ट्रंप सरकार ने यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन को रोक दिया है। अमेरिका के होमलैंड विभाग के सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत और दुनिया के अन्य देशों के छात्रों की दिक्कत बढ़ सकती है। दरअसल हार्वर्ड के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक यहां पर हर साल दुनिया भर से करीब 6,800 छात्र यहां पहुंचते हैं। वहीं 500 से 800 भारतीय छात्र एडमिशन लेते हैं। इस साल 788 भारतीय छात्रों ने एडमिशन लिया था। अब ऐसे में इन छात्रों की दिक्कत बढ़ने वाली है। विदेशी छात्रों से कहा गया है कि वे या तो किसी दूसरे संस्थान में दाखिला लें या फिर अपना अमेरिका में लीगल स्टेटस गंवा दें। लिहाजा भारतीय छात्रों के पास दूसरे संस्थान में दाखिले का विकल्प मौजूद रहेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यूएस छोड़ना पड़ सकता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं वीएन भज्जी का। वीएन भज्जी, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये फैसला लिया है उसका भारतीय छात्रों और उसके साथ साथ अन्य देशों के छात्रों पर क्या असर पड़ सकता है, उनकी शैक्षणिक नीति पर, उनकी शिक्षा पर? देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में जो कम्युनिज्म का, वामपंथ का जो नया स्वरूप है, सांस्कृतिक वामपंथ, कल्चरल मार्क्सिज्म का वो गढ़ बन गई है, जिसको कहा जाता है वोकिज्म। और यही वोकिज्म जो है वो ट्रंप का दुश्मन है। अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्रंप के निशाने पर हैं, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज के ऊपर ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। गवर्नमेंट की फंडिंग को रोका है, गवर्नमेंट के जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे उसको रोका है। अमेरिका में जितना इजराइल विरोधी जितना आंदोलन चल रहा था, आपको मालूम है कि अक्टूबर 2023 से लगातार इजराइल में गाजा और इजराइल की फौज के बीच संघर्ष चल रहा है और बड़ी संख्या में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फिलिस्तीन समर्थक छात्र जो वहां एक्टिविस्ट थे, छात्र थे, उनको सेल्फ डिपोर्ट होने का भी ऑप्शन दिया है और उनको निकाला भी है। तो अगर ट्रंप को राजनीति में रहना है तो उनको वोकिज्म से, मार्क्सवाद से और वामपंथियों से लड़ना होगा। और 1990 में रूस में, सोवियत यूनियन में
कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अब कम्युनिज्म का मुख्यालय अमेरिका पहुंच गया है जी। और ये पूरे दुनिया में ये अस्थिरता फैलाने में काम करता है। वो चाहे भारत में हो, इसके पीछे वो किस्म है, हर किस्म के बवाल हो, नागरिकता विरोधी आंदोलन हो या 3 कृषि कानून का मामला हो, हर जगह वोकिज्म का ही मामला के लोग ही एक्टिव थे। तो अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो इस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है, इसका असर सीधा सीधा जो छात्र हैं जो दूसरे देश से वहां पर पढ़ रहे हैं उन पर पड़ेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश की वजह से मौसम बदल गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट आई है। आज से प्रदेश में बारिश का सिलसिला और तेज हो गया है। 28 मई तक यूपी के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज दोनों ही संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। पूर्वी यूपी में कल से बारिश का सिलसिला और तेज हो जाएगा। इस दौरान पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, यूपी में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। जिस तरह से अभी तक कुछ दिन पहले तक येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, अब अचानक से मौसम ने करवट ले लिया और हल्की से तेज बारिश, कई कई जिलों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई और प्रशासन ने जहां पर तेज आंधी है और जहां पर कुछ नुकसान हुआ है वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं? तेज आंधी के कारण, अतिवृष्टि के कारण या ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के जो प्रशासन से कहा है कि नुकसान का आकलन करके जल्द से जल्द जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। एक बड़ी इसे देख सकते हैं बड़ी खबर के रूप में, क्योंकि पिछले 48 घंटों में तकरीबन 5 दर्जन से ज्यादा जनहानियां हुई हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि जो आकाशीय बिजली है, अतिवृष्टि है या जो तेज हवा तूफान चल रहा है, इसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 28 तारीख तक प्रदेश में ऐसे गरज चमक के साथ बौछार होगी, अतिवृष्टि होगी या बिजली गिर सकती है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और जहां पर भी ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, जहां पे बादल घने छाए हुए हैं, वहां पर लोगों से अपील की गई है कि वह खुले में ना निकले, खासतौर से पेड़ के नीचे खड़े ना हो अगर बारिश हो रही है, या बिजली के खंभों के नीचे ना निकले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि प्रदेश में लगभग आज 60 जनपदों में ये अलर्ट जारी किया गया है, तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विकास जी, मौसम विभाग ने भी कह दिया कि 28 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहेगा और प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है। विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।